नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़ से। उसके बाद में पीआईबी और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पहली जो न्यूज़ है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून यानी एनजीटी ने चाइनीज़ नाइलॉन या फिर सिंथेटिक मांझा को बैन कर दिया है। काफ़ी सारे कंसर्न्स थे, पिछले साल भी काफ़ी सारी न्यूज़ आई थी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है ये बायोडिग्रेडेबल है, और उसके बाद में काफ़ी सारी पक्षियों की मौत हो गई थी मांझा में उलझ के, और काफ़ी सारे बच्चों को भी चोट पहुंची थी। यहाँ पे देखिए, जब ये 15 अगस्त को ये पतंग उड़ाई जाती है, काइट्स उड़ाई जाती हैं, उस समय पे ऐसी घटनाएं काफ़ी देखने को मिलती हैं। जो पक्षियाँ, जो बर्ड्स हैं, वो इस मांझा की चपेट में आके फंस जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इवन कुछ बच्चे भी घायल हो गए थे। तो इसी वजह से एनजीटी ने चाइनीज़ मांझा पे बैन लगा दिया है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में प्रीलिम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2010 का एक एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010, उसके तहत इसे बनाई गई थी। और इसने रिप्लेस किया था, एनजीटी से पहले होती थी एक बॉडी जिसका नाम था नेशनल एनवायरमेंटल एपीलेट अथॉरिटी, अब इसे खत्म कर दिया गया है। इसी की जगह आई थी एनजीटी। जुरिडिक्शन ऑल सिविल केसेस एनवायरमेंट से रिलेटेड या एयर या वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड 6 महीने के अंदर अंदर में सोल्व करना होता है केस। और उसके बाद में जो नॉर्मल जो सिविल प्रोसीजर कोड होता है वो फॉलो नहीं करता, नेचुरल जो जस्टिस होता है उसका कोड फॉलो करता है ये कोड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मेन मकसद यही था कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ब्रांचेस कई जगह पे है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, वैसे ब्रांचेस हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, इन सब के अंदर में भी, इन सब सिटीज़ में भी। और कंपोजिशन क्या होता है, जो चेयरमैन होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या फिर सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी हमने देखा था कि जो इसका अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो बदल दिया गया है। हमने एडिटोरियल में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते थे हमारे, वो नियुक्ति कर देते थे एनजीटी के चेयरमैन की। लेकिन अब एक पैनल का गठन होगा, 5 सदस्यीय पैनल, जिसके चेयरमैन तो सीजीआई होंगे, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगी। और मेंबर्स की बात करें तो 40 मेंबर्स तक की बॉडी हो सकती है, कंपोजिशन हो सकते हैं, जिसमें 20 एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और 20 जुडिशरी से रिलेटेड। और एक कंडीशन जो है वो ये है, कम से कम 10 मेंबर जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से होने चाहिए और कम से कम 10 हैं वो जुडिशरी से रिलेटेड होने चाहिए, सॉरी। और मैक्सिमम 20 तक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जुडिशरी तक के हो सकते हैं। अगली न्यूज़ इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड को लेकर है। टेंशन्स हैं बॉर्डर पे, तो काफ़ी सारे जो ट्रेड के इश्यूज हैं वो भी अब सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। इंडिया काफ़ी सारी उम्मीद कर रहा था कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, चाइनीज़ की जो मार्केट है वहाँ पे इंडिया को एक्सेस मिलेगी, और चाइनीज़ भी ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स पे अब बैन लगा रही है। तो जो असर है बॉर्डर पे डिस्प्यूट का वो अब ट्रेड में भी देखने को मिल रहा है। आंकड़े के हिसाब से देखिए, अभी जो है ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना के पक्ष में है 52 बिलियन डॉलर्स के आसपास का ये ट्रेड डेफिसिट है। और ये 5 जो है टॉप इंडिया के साथ में जिनका ट्रेड होता है, टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, फिर स्विट्जरलैंड। और इनमें से बात करें तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के पक्ष में है। और इंडिया यूएस के ट्रेड की बात करें तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, और इवन यूएई को भी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, और यही हाल स्विट्जरलैंड के साथ में भी है। तो काइंड ऑफ नंबर्स तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रख लिएगा। कई बार यूपीएससी इंडायरेक्टली पूछ लेती है कि ट्रेड डेफिसिट कौन सी कंट्रीज़ के साथ में है और ट्रेड सरप्लस कौन सी कंट्रीज़ के साथ में है, और सबसे ज़्यादा ट्रेड होता कौन सी कंट्री के साथ में। तो चाइना के साथ में ही होता है सबसे ज़्यादा ट्रेड, और डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, 52 बिलियन डॉलर्स के आसपास। पहले ये सिर्फ 1 बिलियन डॉलर के आसपास होता था 2003-04 के आसपास, लेकिन एकदम से बढ़ गया। अब 2016-17 में 51.1 बिलियन डॉलर्स है, लेटेस्ट डेटा है ये जो न्यूज़ का है। आगे है 6000 किलोमीटर का अंटार्कटिका आइसबर्ग स्प्लिट हो गया है। ये लार्सन सी अलग हो गया है, पहले लार्सन ए और लार्सन बी अलग हो गए थे। कुछ नहीं, ये काइंड ऑफ ब्लॉक होते हैं अंटार्कटिका में, एक आइस ब्लॉक होते हैं, ये अलग हो गए हैं। तो काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए कंसर्न्स हैं, किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, और जो है सी लेवल्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस पर अब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि, और इसको ट्रैक करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, ताकि आगे जाके कुछ उपाय किए जा सकें, या फिर जिस चीज़ों से नुकसान पहुंच रहा है अंटार्कटिका को वो चीज़ें ना हों। तो ये है लार्सन सी, यूपीएससी इंडायरेक्टली पूछे तो क्या है ये लार्सन ए बी सी, काइंड ऑफ आइस ब्लॉक हैं ये। आगे है ट्रोव ऑफ 1st सेंचुरी रोमन लेटर्स। ट्रोव होता है कोई ऐसा प्रीशियस या महंगा मेटल जिसके ओनर के बारे में ना पता हो। तो एक ऐसा ही ट्रोव यानी महंगा मेटल जिसके ओनर यानी मालिक का ना पता हो, 1st सेंचुरी का मिला है, जिस पे रोमन लेटर्स अंकित हैं। यूके के अंदर में ये चीज़ मिली है। तो ज़्यादा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यूपीएससी इस तरह से पूछे कि ये 1st सेंचुरी के रोमन लेटर्स के जो ट्रोव था हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री में मिले हैं,
वैसे तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक काइंड ऑफ एक चीज़ ही तो याद रखनी है, यूके के अंदर में है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। ट्रोव समझ गए ना आप? इस तरह का देखिए, कुछ पहले का पुराना महंगा प्रीशियस मेटल जिसका अभी ओनर ना पता हो, इस पे रोमन लेटर्स अंकित होते हैं, इस तरह की चीज़ मिली है यूके के अंदर में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। आगे है ट्रस्ट वोट ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस। अभी हमने कल परसों डिस्कस की थी एक न्यूज़ की, नागालैंड के जो सीएम है उनको कहा गया कि आप अपना ट्रस्ट वोट साबित कीजिए, और नागालैंड के पुराने जो सीएम है वो दावा कर रहे हैं कि मेरे पास में मेजोरिटी है। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की एक जो स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो अति महत्वपूर्ण है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट जो भी ये चीज़ें हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति चलती है, गवर्नर डिसाइड करते हैं कि किसको पहले मौका दिया जाना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी ये चीज़ें हो वो फ्लोर ऑफ द हाउस में हो। सीधी सी बात है, जिस फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये तय होना चाहिए कि जिसके पास में नंबर्स हैं उसकी सरकार बननी चाहिए। अगर पहले किसको मौका दिया जाना चाहिए, जिसके पास में नंबर्स का जो दावा करता है, प्रॉपर साइन देता है गवर्नर को। जैसे तमिलनाडु की राजनीति में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ था। तमिलनाडु की राजनीति में क्या हुआ था, उस समय पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री थे, उस समय में, और जो शशिकला का जो कैंप था वो कह रहा था कि हमारे पास में नंबर्स हैं, प्रॉपर सिग्नेचर्स हैं सबके। तो गवर्नर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिग्नेचर वाला लेटर आपके पास में है, अगर कोई दावा कर रहा है कि 130 सिग्नेचर वाला लेटर है, तो उसको सरकार बनाने का मौका दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द अपना ट्रस्ट वोट साबित कर सके। अदरवाइज ऐसा हो सके कि जो अभी फिलहाल सरकार में है फिर उसको कहा जाए कि देखिए दूसरी पार्टी तो नंबर्स, वो दावा कर रही है कि हमारे पास में नंबर्स हैं, फिर आपके पास तो इसका मतलब है नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने नंबर या तो साबित कीजिए या फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। लेकिन जो ये सब जो चीजें हैं ना, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होनी चाहिए। ऐसा हमने पहले डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट का काइंड ऑफ डिसीजन था ये। हरित हरम एक ये स्कीम है तेलंगाना की, काफी प्रसिद्ध ये स्कीम है। स्कीम काइंड ऑफ जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाने के लिए है। थर्ड फेज ये चल रहा है। टारगेट ये है तेलंगाना की 33% तक जो एक टारगेट होता है उस तक में जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और अभी फिलहाल जो है 24% तक का ट्री कवर है तेलंगाना के अंदर में। पीआईबी डिस्कस अब हम कर लेते हैं। प्रगति क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ये क्या है? देखिए, इस तरह की न्यूज़ आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी, इस तरह की पिक्चर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो एक प्रकार से मॉनिटर किए जा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे उनके पूछा जा सकता है कि उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दीजिए, या फिर वो प्रोजेक्ट अब कौन सी स्टेज पे है। इवन सैटेलाइट से मॉनिटर भी किए जा सकते हैं वो प्रोजेक्ट्स की क्या प्रोग्रेस अभी तक हुई है। इसके अलावा इवन जो सिटीजन्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन की जा सकती है इस प्लेटफॉर्म की सहायता से, जिसका नाम है प्रगति। तो थोड़ा सा अब थ्योरी देख लेते हैं, पिक्चर से सब कुछ समझ आ ही गया होगा। प्रगति का मतलब है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यूनिक इंटीग्रेटिंग एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। एड्रेस करता है कॉमन मैन के ग्रीवेंसेस को और मॉनिटर करता है प्रोजेक्ट्स को। इंटरेक्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में इंटरेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है विभिन्न ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बीच में। तो यही है, इससे ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इन सब चीज़ों में सहायता मिलती है। आगे है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन। एक यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के अंदर में है, इसका जो रीजनल हेडक्वार्टर है यानी साउथ एशियन रीजनल सेंटर है वो बनाया जाएगा वाराणसी के अंदर में। वाराणसी में एक सेंटर है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, उसकी बिल्डिंग में बनाया जाएगा वाराणसी के अंदर में। तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वाराणसी में ये बनाया जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया। बिल्डिंग है नेशनल सीड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की, और इससे क्या होगा, मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि देखेगी, डिटरमाइन करेगी कि जो मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं ग्रेन और स्ट्रा के अंदर में, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या स्टेटस है। तो काइंड ऑफ जो राइस की जो वैल्यू एडिशन हो सकता है उसकी तरफ ध्यान देगा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन। थोड़ा सा नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसके अंदर में ये आता है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर से। तो काइंड ऑफ ये देखता है, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स लगाता है और इन सब चीज़ों पर रिसर्च करता है। आगे है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के अंदर में है। वर्ल्ड का प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि डेडिकेटेड है कि पुवर्टी को जो गरीबी है उसको कम किया जा सके, जो भुखमरी है उसको कम किया जा सके, राइस में और ज़्यादा रिसर्च करके, फोर्टिफिकेशन उसकी करके, और इससे हेल्थ इंप्रूव की जा सकती है। और इवन साथ साथ जो राइस फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स राइस उगाते हैं, उनका भी वेलफेयर होगा। तो काइंड ऑफ एम्स यही है कि गरीबी कम करना और हंगर कम करना,
राइस फार्मिंग में सस्टेनेबिलिटी आए, इस तरफ में एफर्ट्स लगाना। आगे है जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स। जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स या भी कंटेक्स्ट के साथ बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होता है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी वो होता है कि मान लीजिए एक देश की कंपनी दूसरे देश में इन्वेस्ट करती है, मान लीजिए, तो उनके साथ में कैसा व्यवहार होगा। ऐसा नहीं कि आज तो इंडिया ने काफ़ी लुक्रेटिव टर्म्स रख दी कि कोई भी बाहर देश से कंपनी आती है तो हम उनको ये प्रोवाइड करेंगे, टैक्स कम देंगे। ऐसा ना हो कि थोड़े महीने बाद में इंडिया उनके साथ में गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की जाती है ताकि जो प्रॉपर सभी चीज़ें हो वो प्रोसीजर के हिसाब से हों। तो अब क्या है, उसी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे क्लैरिफिकेशन लाने के लिए, ताकि फिर भी कोई डिस्प्यूट होता है तो वो बाहर इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिडर्सल की तरफ ना जाए या ट्रिब्यूनल में ना जाए, एक जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स साइन किए जाते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आती है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ के ऊपर में। तो इससे ये फायदा होगा। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर अब ये जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स बनाए हैं ताकि अगर मान लीजिए इंडिया की कंपनी वहां पे जाती है, बांग्लादेश के अंदर में इन्वेस्ट करती है, तो उनको कोई किसी लॉ को लेकर दिक्कत ना आए। और इसके लिए तो पहले से ऑलरेडी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होती है, लेकिन फिर भी उस पर और ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए है ये चीज जिसका नाम है जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स। तो काइंड ऑफ डिटेल से हमने डिस्कस किया इसको। आगे है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। ये जो होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया वही चीज है कि कोई भी डिस्क्रिशनरी एक्शन कोई कंट्री ना ले किसी दूसरे देश की कंपनी के खिलाफ में, उसके लिए ही ये एग्रीमेंट होते हैं। नाम है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। आपको याद होगा हमने एडिटोरियल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हम वो डिस्कस कर रहे थे इंडिया EU रिलेशंस हम डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारे जो ऐसे एग्रीमेंट्स हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट्स यूरोपियन यूनियन के साथ में, हमने उनको मना कर दिया है। हमने उनको कहा कि पहले कुछ हमारे कंसर्न्स को एड्रेस कीजिए तब जाके हम ये साइन करेंगे। इसी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हम नहीं साइन कर पा रहे हैं, गतिरोध पैदा हो गया है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। अगला आर्टिकल है SASEC, साउथ एशियन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें देखिए सार्क के ऑलमोस्ट कंट्रीज हैं, 2 देशों को छोड़ के। कौन कौन से 2 देशों को छोड़ के? एक तो पाकिस्तान नहीं है, एक अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ पे देखिए इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, म्यांमार है। लेकिन म्यांमार एक्स्ट्रा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है सार्क के। तो 7 देशों से मिलकर बना है ये SASEC। हमारे अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा। आज फ्रंट पेज पे है दैनिक जागरण के ये कि जिस प्रकार से अब चाइना 1 रोड 1 बेल्ट बना रहा है, तो इंडिया भी रीजनल कोऑपरेशन में एफर्ट्स ज़्यादा लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की कोशिश करेगा कि 7 देशों को एक सड़क जोड़ के उसके लिए भी इंडिया अब फंड्स जो है वो आवंटित करेगा, एलोकेट करेगा। तो पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर्स की, काफ़ी सारे डिसीजन लिए गए थे कि इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा, ट्रेड को बूस्ट किया जाएगा, टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। और अभी भी सरकार ने कुछ पैसे एलोकेट किए हैं, 1630 करोड़। इम्फाल से लेके मोरे तक का जो सेक्शन है, इस सेक्शन को वाइडन किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा इस सड़क को। स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क ज्ञान। देखिए जो ये है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, हायर इंस्टीट्यूशंस में जो इंटरनेशनल फैकल्टी होता है उनका एक्सपोजर मिल सके। मान लीजिए कॉलेज है, कोई भी NIT है, IIT है, वहाँ पे जो फॉरेन फैकल्टी है, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ की फैकल्टी है, रेगुलर लेवल पे, रेगुलर टाइम पे वो विजिट कर सके, ताकि जो इंटरनेशनल फैकल्टी का भी एक्सपीरियंस मिल सके, हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्सपोजर मिल सके, उनका एक्सपीरियंस मिल सके, नॉलेज मिल सके। उसके लिए सरकार ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक रिसर्च। ये देखिए हायर एजुकेशन के लिए चलाया गया है ताकि हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक्सपोजर मिल सके। शुरू में सिर्फ कोलैबोरेशन होना था इंडिया और US के बीच में, बाद में ये एक्सटेंड कर दिया गया था। और शुरू में तो ये कन्फाइंड था IIT, IIM, NIT के लिए, लेकिन बाद में इसे A ग्रेड की जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। आगे है स्कीम बाल संसद, यूथ पार्लियामेंट्री स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के अंदर में ये स्कीम आती है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को पार्लियामेंट के जो इथोस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस मिले, जानकारी मिले, उनकी वैल्यूज़ के बारे में जानकारी मिले। हालांकि आजकल तो थोड़ी कार्रवाई में जो है विघन ज़्यादा ही होता है और शोर शराबा ज़्यादा होता है, तो पता नहीं बच्चे क्या सीखेंगे, लेकिन काइंड ऑफ स्कीम तो उसी चीज़ के लिए है, बाल संसद यूथ पार्लियामेंट्री स्कीम, ताकि पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स, इथोस के बारे में जान सकें और कैसे पुराने समय में आज़ादी के बाद में कितनी बढ़िया डिस्कशंस होती थी। टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट को कहा जाता है। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। क्या ये नॉन स्टैचुटरी बॉडी है? क्या 6 महीनों के अंदर अंदर में केस का निपटारा करना होता है? क्या सिर्फ एयर पोल्यूशन से के लिए है ये बॉडी?
तो आंसर्स का जवाब आपको देना है। उसके बाद में है प्रगति जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है सिर्फ, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी मॉनिटर करते हैं इसमें, और कैसे इंटरेक्शन होती है, गुड गवर्नेंस आएगी। तो ये आंसर्स आपको देने हैं। और आगे है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन, तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया, क्या ये वाराणसी में सेटअप किया गया था या फिर कहीं और सेटअप किया गया है। आगे जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स के बारे में है, किस लिए हैं ये नोट्स जो हैं, और हाल फिलहाल में हमने कौन से देश के साथ में ये जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स बनाए हैं। अगला है कल का क्वेश्चन, एक रिवाइज कर लेते हैं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट क्या ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो एडहोक ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सके। और ये आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा, और डेली क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो कोई छूटेगा नहीं। काइंड ऑफ फायदा ये होता है कि देखिए हमने डिस्कशन भी अब कर ली, क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे तो भूलेंगे नहीं हम, ये फायदा हो जाता है। तो आंसर्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, मेन्यू में एक वहाँ पे ऑप्शन है डेली क्विज, तो उसको आप एंटर करोगे तो आपको डेली क्विज भी मिल जाएगा और आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। एक सेकंड रिकैप भी कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। पीआईबी में हमने प्रगति के बारे में जाना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन के बारे में जाना, नेशनल सीड्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जाना, IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स के बारे में जाना, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के बारे में जाना, SASEC यानी 7 कंट्रीज हैं, हमने ये डिस्कस किया। हिंदू के बारे में चाइनीज मांझा जो नाइलॉन या फिर सिंथेटिक बना होता है वो हमने अब बैन, हमारी एनजीटी ने बैन कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जाना, ट्रोव ऑफ फर्स्ट सेंचुरी रोमन लेटर्स इसके बारे में जाना, ट्रस्ट वोट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस के बारे में डिस्कस किया, हरिता हरम ये स्कीम तेलंगाना की है ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए, ये भी हमने डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।